बात करेंगे तेलंगाना से, जहां आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को खत्म करने के अदालत के हुक्म के बाद टीआरएस हुकूमत ने बातचीत की शुरुआत कर दी है। हैदराबाद के इलाके इरम मंजिल में आरटीसी लीडरों और आरटीसी ईडी की बातचीत जारी है। आरटीसी ईडी ने आरटीसी जेईसी के 4 लीडरों अश्वत्थामा रेड्डी, राजी रेड्डी, वीएस राव और वासुदेवा राव को बातचीत के लिए तलब किया है। और चलिए इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है, बातचीत कहां तक पहुंची है, इसके ताल्लुक से हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां मौजूद है हमारे साथी अनीसुर रहमान। अनीस, आपसे इस वक्त का अपडेट और अब तक क्या कुछ निकल कर आया? देखिए हिना, ये आरटीसी इंतजामिया और आरटीसी यूनियंस के लीडरान के दरमियान बातचीत तकरीबन 2 बजे शुरू हुई और ये बातचीत अभी जारी है। लेकिन ये समझा जा रहा है कि ये जो बातचीत है, अगर इसका कुछ नतीजा निकले या ना निकले, लेकिन कम से कम बातचीत तो शुरू हुई है। जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है आरटीसी यूनियंस के, उनके लीडरान ने मीटिंग रूम में जाने से पहले ये इम्कान का इजहार किया था कि शायद ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। तो एक पॉजिटिव माहौल में, एक मुस्बित माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई है। तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं ये जो हड़ताल थी आरटीसी यूनियंस की, तो ये समझा जा रहा है कि चलो शुरुआत तो हुई है ना। जी अनीस, बिल्कुल आपने ठीक कहा, त्यौहार का मौका है और त्यौहार के मौके पर आवाम को दिक्कतों से बचाने के लिए ही कहीं ना कहीं अदालत ने इतना सख्त रुख अपनाया। जी, अदालत ने हुकूमत से कहा था कि जो 26 डिमांड्स हैं इनके, इसमें से कम 21 डिमांड ऐसे हैं जिसको मानने से आरटीसी पर जो है कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ता। तो इस सिलसिले में अदालत ने जो है एक मशवरा किया था दोनों फरीकैन को कि वो आगे बढ़ें और बातचीत जारी रखें। तो आज शुरुआत हो चुकी है। तो ये समझा जा रहा है कि कम से कम 10-12 जो ऐसे डिमांड्स हैं जो यूनियंस के, तो वो उसको तो कबूल करने के लिए पहले से ही राजी है इंतजामिया। लेकिन जो तकरीबन 17-18 जो डिमांड्स हैं उस पर शायद बातचीत होगी और ये समझा जा रहा है कुछ ना कुछ इससे नतीजा जो है निकाला जाएगा। अनीस, लगातार हम देख रहे हैं इतने दिन हो चुके हैं, कम से कम बातचीत जो है वो अब शुरू हुई है। क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? आपके जराए जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या आज शाम तक हम उम्मीद करें कि आज दिवाली के अच्छे दिए जल सकते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में? देखिए ना, ये जो आरटीसी का मामला है वो है जो आमदनी है आरटीसी की। जी जी, वो जो उसका सबसे अहम जो मुद्दा है, जो अहम मौजू है, वो है आमदनी। हुकूमत कहती है कि आमदनी बहुत ज्यादा घटती जा रही है, आरटीसी नुकसान में है और ये जो एम्प्लॉइज हैं वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और जो रिटायर हो चुके हैं एम्प्लॉइज, उनकी जगह पर भर्ती की जाए। तो एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज के जो डिमांड्स हैं वो खर्चा बढ़ाने वाली बात है और हुकूमत ये चाहती है कि खर्चे कम हों, आरटीसी को नुकसान कम हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि क्योंकि ये मुआशी बहरान का दौर है। तो इस सूरत हाल में आरटीसी के मुलाजमीन ने जो हड़ताल शुरू की थी वो बिल्कुल गैर वाजिबी है। तो कुल मिलाकर ये जो असल मुद्दा है वो मालिया का है। तो देखिए आज दोनों फरीकैन टेबल पर बैठे हैं और ये तवक्को की जा रही है कि कुछ ना कुछ इससे जो है यहाँ से कुछ मुस्बित अंदाज में बातचीत आगे बढ़ेगी। होना अनीस, हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार ये अहम सियासी मौजू भी बन गया यहाँ और हुकूमत को तकरीबन तमाम ही अपोजिशन पार्टियों ने खूब घेरा भी। जी, ये जो मामला है इस पर सारे फरीकैन, सारे जो समाजी पार्टियां हैं और जो मुख्तलिफ जो यहाँ के तंजीमें हैं और तकरीबन सब लोगों की आरटीसी को एक तरह से, आरटीसी के मुलाजमीन को एक तरह से हिमायत हासिल हो रही है। उसके बावजूद हुकूमत जो है वो उस मामले में टस से मस नहीं हो रही है। वो बिल्कुल आरटीसी के उन मुतालिबात, आरटीसी मुलाजमीन के उन मुतालिबात को मानने के लिए तैयार नहीं है जिससे आरटीसी पर इजाफी मालिया का बोझ होगा।
अनीस, एक और सबसे अहम सवाल, जिन लोगों की, जिन मुलाजमीन की इस हड़ताल के दौरान मौत हो गई है, क्या उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की पेशकश या किसी तरह की भी कोई भी हेल्प इस जो बातचीत है उसमें रखी गई है? क्योंकि ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी मौत जो हुई है वो स्ट्राइक के दौरान हुई है। जी हाँ, ना, ये जो आरटीसी के जो एम्प्लॉइज हैं, इनमें से तकरीबन 80% जो मुलाजमीन हैं वो बिल्कुल समाज के बिल्कुल ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं। हाँ, इनको कोई दूसरा सोर्स नहीं है आमदनी का, इनकी पूरी जो है जिंदगी का दारोमदार इनकी तनख्वाहों पर है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है आरटीसी के एम्प्लॉइज, जो है तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो शायद आज जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उसमें ये मामला भी उठाया जाएगा। एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आरटीसी के जो एम्प्लॉइज यूनियंस हैं उन पर इन मुलाजमीन का भी दबाव है, क्योंकि 1 महीना हो चुका है उनको सैलरी मिले हुए, सैलरी पिछले महीने की भी सैलरी इनको नहीं मिली। हाँ। तो जो है इनके फेस्टिवल्स हो गए और अगला महीना आने वाला है, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा तनाव का शिकार है एम्प्लॉइज, और ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये जो स्ट्राइक है वो खत्म हो और वो काम पर रुजू हो। जी अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। लगातार इस अहम मामले पर हम आपके जरिए नजर बनाए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से खबर है जहां शिवसेना के हेडक्वार्टर में पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग में महाराष्ट्र में 50-50 के फॉर्मूले पर हुकूमत बनाने पर जोर दिया गया। शिवसेना ने बीजेपी से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आला के ओहदे के लिए तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए। शिवसेना का दावा है कि बीजेपी के साथ ये तय हुआ था कि रियासत में पहले 2.5 साल के लिए शिवसेना का वज़ीर आला होगा, इसके बाद अगले 2.5 साल के लिए बीजेपी का सीएम होगा। शिवसेना आदित्य ठाकरे को वज़ीर आला के तौर पर देखना चाहती है। आदरणीय अरविंद भाई शाह और मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने इलेक्शन के पहले जो वादा किया था कि दोनों पार्टियों को 50-50 का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। कुछ कारण की वजह से 144 सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। फिर भी ये युति हिंदुत्व के मुद्दे पे है, इसलिए ये इलेक्शन हो गया है और युति भी अभेद्य रखनी है। तो जो 50-50 का फॉर्मूला, मुख्यमंत्री पद 2.5 साल और बाकी के खातों का बंटवारा जो तय हो गया, वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने लिखित स्वरूप में आदरणीय उद्धव जी को देना चाहिए और उसके बाद में ये सरकार स्थापन होगी। मगर तब तक ये सरकार स्थापन नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो वादा पूरा करना चाहिए, ऐसी भूमिका उद्धव जी की है। और हमें सभी विधायकों ने एक मुखी ठहराव किया है और उद्धव जी को सर्वाधिकार दिया है, जिसकी वजह से उद्धव जी जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय शिवसेना के सभी विधायकों को वो बांधने की बात है। मगर पहली बात ये है कि किसी भी हालत में जो 50-50 फार्मूला है वो 50-50 फार्मूला का अमल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो भी निर्णय लेंगे वो उद्धव जी को सर्वाधिकार दिया गया। और वहीं शिवसेना की मीटिंग के इख्तिताम के बाद हमारे नुमाइंदे वसीम ने शिवसेना लीडर भास्कर यादव से खास बातचीत की। शिवसेना की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद भास्कर यादव जी हमसे बात, किस तरह की चर्चा हुई बैठक में और किस तरह की बातों को तय किया गया? आज मातोश्री पे शिवसेना विधायकों की बैठक हो गई और उस बैठक में सभी विधायकों ने एक ही लाइन में प्रस्ताव पारित किया कि जो भी सत्ता फॉर्म करने के लिए, सत्ता स्थापन करने के लिए जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ले और वो जो निर्णय लेंगे शिवसेना का सत्ता स्थापना के बारे में वो हमें सबको बिल्कुल मंजूर है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ये शिवसेना के भविष्य के बारे में, महाराष्ट्र की जनता के हित के बारे में और शिव सैनिकों का भावना का आदर करके ही निर्णय लेंगे, हमें विश्वास है। लिखित में आपने कहा है कि लिखित में चाहिए, और क्या इसके लिए आदित्य को भी प्रमोट करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री वही होंगे? ऐसा हमने कुछ लिखित में नहीं कहा। आप लोगों की मांग है लिखित में? हमारी कुछ नहीं, हमारी मांग जो भी है वो हमारी मांग हमारे पक्ष प्रमुख के पास है और हमारे पक्ष प्रमुख जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण साथ में बैठेंगे और जो भी चर्चा हो जाएगी, जो भी निर्णय हो जाएगा उसके बारे में वो हमें अवगत करेंगे।
शिवसेना से बात की भास्कर यादव जिनका से साफ तौर पे कहना था कि जो चर्चा है वो चर्चा 50-50 की हुई थी और उसके बाद ही ये सारा फैसला लिया जाएगा। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। रुख करेंगे हरियाणा का, जहां हरियाणा बीजेपी के नवमुंतखब अरकान असेंबली की हफ्ते को चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद के साथ रियासती गवर्नर से मुलाकात की, साथ ही हुकूमत साजी का दावा पेश किया। पार्टी जराये का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर दिवाली के दिन वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। दीपावली के बाद काबीना की तश्कील होगी। दुष्यंत चौटाला को पहले ही जेजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। बीजेपी और जेजेपी में तय हुए फॉर्मूले के मुताबिक वज़ीर आला बीजेपी और नायब वज़ीर आला जेजेपी का होगा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जम्मू कश्मीर में ट्रक ड्राइवर और मेवा फरोशों पर हमले की सख्त मजम्मत की है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने दफा 370 को हटाने के ताल्लुक से कहा कि इसे हटाने के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए लिया गया। कश्मीर में कश्मीरियत की जो संस्कृति है उसको आज मिलिटेंट नष्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए आए हुए जो हमारे देश भर के आने वाले व्यापारियों को डरा धमकाने का जो प्रयास हो रहा है, कुछ लोगों को मारने का प्रयास हुआ है, इससे वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से इस प्रकार की गतिविधि से निपटेंगे। और राम माधव ने पाकिस्तान की जानिब से एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की भी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटेगी। पाकिस्तान इस समय किसी न किसी रूप में कश्मीर वैली में अशांति फैलाने का प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पक्का है। जम्मू डिवीजन के जिला डोडा में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में कम से कम 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मजीद 5 जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ओवरलोडेड एक गाड़ी उगाड़ इलाके से शुरियान जा रही थी। इस दौरान गाड़ी अतुल उगाड़ रोड से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। मकामी लोग जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया। हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई जबकि दूसरा शख्स अस्पताल में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। शदीद जख्मी हुए एक शख्स को जीएमसी जम्मू के लिए एयरलिफ्ट किया गया जबकि दीगर 4 जख्मियों को भी जीएमसी रेफर किया गया। वाक़े के बाद मकामी लोगों में इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अभी तक जिला इंतजामिया इस तरह के हादसा रोकने में नाकाम रही है। वहीं जीएमसी डोडा में सहूलियात की कमी का भी इल्जाम लगाया गया। सर, गाड़ी ये छितरन से शोड़ान जा रही थी। इको गाड़ी थी, 7 लोग इसमें सवार थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल खोखले इनके दावे चल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो नए आ रहे हैं कुछ, लेकिन ज़मीनी सतह पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो उसकी बात यह है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि डोडा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन फिर भी यहाँ से रेफर करना पड़ता है जम्मू में। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो खोखले दावे सारे चल रहे हैं। हमारे पास एक तो ब्राट डेड था और दूसरे 6 इंजर्ड थे, तो एक की जस्ट अभी डेथ हो गई उसकी। उनमें सब में मल्टीपल इंजरीज हैं, लेकिन सबको जो हेड इंजरी सबको है, तो बाकी चेस्ट इंजरीज भी हैं, मीन्स मल्टीपल इंजरीज हैं उनको। डेथ्स टोटल अभी तक 2 हुई हैं। एक हम बाई एयर लिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि वो बाई एयर लिफ्ट हो भी गया, और 4 हमने बाई रोड भेज दिए। बीजेपी को जम्मू कश्मीर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ा धचका लगा है। कुल 281 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 81 सीटें ही हासिल कर पाई। आजाद उम्मीदवारों ने किसी बड़ी सियासी पार्टी की गैर मौजूदगी में 217 नशिस्तें
अपने नाम करते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल की। और जाहिर है ऐसे में अपोजिशन मायूस कुन कारकर्दगी के लिए बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। एक रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में बड़ी हिज्ब मुखालिफ पार्टियों की गैर मौजूदगी से बीजेपी को सीटें हासिल करने में कोई मदद नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी ने बीडीसी इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वोटर्स की हिस्सेदारी काफी अच्छी थी, ताहम इन इंतखाबात के नताइज ने बीजेपी और हत्ता की दूसरी सियासी पार्टियों को भी चौंका दिया है। बड़ी सियासी पार्टियों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मुकाबला न होने से बीजेपी अक्सर नशस्तों पर सफाया करने की ताक में थी। बीजेपी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तीनों खित्तों की 281 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, ताहम ये सिर्फ 81 सीटें जीत पाई। जम्मू में मजबूत दावेदार होने के बावजूद तमाम 181 नशस्तों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, ताहम इसकी झोली में सिर्फ 54 सीटें आईं। अपनी शिकस्त को कबूल न करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पार्टी की साख को बनाए रखते हुए कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। कड़ा मुकाबला था, हर सीट के ऊपर 6-6, 8-8, कई 10-10 कैंडिडेट्स भी खड़े थे। जीत हार जिसकी भी हुई, दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं, किसी न एक की जीत होगी, एक को जीत नहीं देखनी पड़ती है, लेकिन अंतोगत्वा लोकतंत्र की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अलगाववादियों की, पाकिस्तानियों की, कांग्रेसियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की और पीडीपी वालों की और हुर्रियत वालों की हार हुई है। आजाद और कई सियासी जमातों की जानिब से खड़े किए गए प्रॉक्सी उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 217 सीटों पर जीत दर्ज की है। कश्मीर में इन्होंने 109 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली। पैंथर्स पार्टी जैसी छोटी पार्टी को जम्मू में 8 नशस्तें हासिल हुई हैं। ऐसे में पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी के लिए अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी पर तनकीद करने का मौका मिल गया है। बीजेपी 307 में से 81 जीती है। 148 जम्मू सूबे से सिर्फ 52 सीट पे जीती है, जबकि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। ये एक आईना दिखाया है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि आप तो क्लीन स्वीप करने के लिए पार्टी बुनियाद पे आपने चुनाव का घोषणा की, तमाम पार्टी के नेताओं को नज़रबंद करके, बंद करके, अभी भी बंद हैं घाटी के अंदर तमाम लोग, और आपने पार्टी बेसिस पे चुनाव कराया और उसका हशर ये हुआ। मैं समझता हूँ हम उनके साथ हमदर्दी जता सकते हैं, मगर शर्म मुझको मगर आती नहीं। से लोगों ने जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आप कहीं नहीं हैं, सिर्फ झूठे वादे और खोखले नारे लगाने से लोगों का पेट नहीं भरता है। 10 महीने से जो पंचायतें थी उनको कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी जमीनी सतह के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर रही। इसकी वजह से पंचायती सतह पर इसके नुमाइंदों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ग्रास रूट पे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि अभी निवारण नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली सरकार सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोर कोशिशें कर रही है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ग्रास रूट के इश्यूज अभी पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जो मिलिटेंसी का इम्पैक्ट है या जो टेररिज्म का इम्पैक्ट है उसको अभी हम निगेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इश्यूज़ की वजह से इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है या जो ग्रास रूट पे जो लोग हैं जिनकी अभी बीडीसी इलेक्शंस में जिन्होंने वोट डालना था, तो वो काफ़ी सारे डिवाइडेड हैं और हर लोकलाइज्ड इश्यूज़ हैं। हर गांव का अपना इशू है, हर ब्लॉक का अपना इशू है, हर तहसील का अपना इशू है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना इशू उठ रहा है, जिन सबको भी संभालना मुझे लगता है कि अभी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक डाइवर्सिटी है पूरे रीजन में। अराउंड अबाउट 30 to 35% सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। पर अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक्चुअल बीडीसी बनाने का इशू है या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बीडीसी का क्या रोल होगा और किस तरह से उभर के आना है, तो उसकी जीत हुई है। बीडीसी इलेक्शंस में बीजेपी को ज़्यादातर सीटों पर हार का ही सामना करना पड़ा।
जो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि पार्टी लीडरान इस हार को भी जीत मान रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी ने हार की वजूहात को नहीं तलाशा तो आगे की सियासी राह पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नाज़रीन, आपकी जरा सी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है और कई बार तो जान पर भी बनाती है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे एक खातून को एक हादसे का शिकार होने से बचाया जा सका। ये नज़ारा है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का, जहां पर ट्रेन से उतरते वक्त एक खातून अपना बैलेंस खो बैठी और प्लेटफॉर्म से सरकती हुई नीचे गिरने लगी। लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे भला उसे कौन चखे। जिस वक्त वो खातून चलती ट्रेन से उतर रही होती है, ठीक उसी दौरान एक आरपीएफ जवान की उस पर नजर पड़ती है और वो तेजी से उस खातून को प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर गिरने से बचा लेता है।